नमस्कार, एबीपी लाइव के डिजिटल पेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय और आज पोस्ट बजट एनालिसिस के लिए मेरे साथ है एबीपी गंगा के एंकर राजेंद्र जी। हाय हाय ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. कल मैंने देखा हाँ. कि आप पूरे दिन लाइव बैठे हैं जी. एबीपी लाइव गंगा पे। आपने बजट को लेकर कई तरह के जो सवाल थे लोगों को जी. उनसे बातचीत की है, तो इसी पर आज से बात करेंगे कि बजट से जिन लोगों की जो उम्मीदें थी, पहले तो लोगों की निगाहें भी थी, हाँ. कई मायने में बजट बहुत इंपॉर्टेंट भी था। पहला तो मुझे ये लगा कि जिस तरह से इन्फ्लेशन राइज हुआ है पैंडेमिक के बाद और साथ ही जियो पॉलिटिकल इश्यू जो हुए हैं यूक्रेन और रशिया वार के बाद, तो इन्फ्लेशन राइज से निपटने के लिए सरकार क्या लेकर आई है। सेकेंड, चुनाव आ रहे हैं सर, तो चुनावों को लेकर भी मुझे लगता है कि इस बार का बजट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन आप बताइए कि आपने जो कल लाइव किया, लोगों के कई तरह के सवाल आए होंगे। हाँ। आपके मन में भी सवाल उठे होंगे बजट को लेकर। क्या पहला सवाल था? सबसे पहला सवाल तो देखिए, मैं अच्छे से जानता हूँ, आपके मन में भी था, मेरे मन में भी था, सबके मन में था, वो ये कि गवर्नमेंट टैक्स स्लैब में कुछ चेंज करती है क्या, जिससे कि हमारे कुछ पैसे बच जाए। बिल्कुल, क्योंकि 8 साल से हुआ नहीं था। इतने सारे बजट मोदी गवर्नमेंट ने दिए, अब तक कोई टैक्स स्लैब में चेंज नहीं था। हर बार बात होती थी, कोई चेंज नहीं होता था। फाइनली इस बार इलेक्शन से पहले का ये आखिरी फुल बजट था। तो हमारे दर्शक और हमारे तमाम जो ऑडियंस है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कल चेंज हुआ है। अब किसको कितना इसका फायदा होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा फायदा, कुछ ना कुछ तो बचेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो नया एक स्ट्रक्चर मोदी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें जो लोग कोई सेविंग नहीं करते हैं ना, जैसे किसी ने LIC में पैसा नहीं डाला, किसी ने पेंशन स्कीम में पैसा नहीं डाला, या किसी ने किसी और सेविंग स्कीम में पैसा नहीं डाला, उनको कैसे टैक्स जमा करना है। तो मोदी गवर्नमेंट एक नया स्ट्रक्चर लेके आई थी। एक पुराना स्ट्रक्चर था, एक नया स्ट्रक्चर लेके आई थी, लेकिन लोग उसको चूज ही नहीं कर रहे थे। वर्षा, इस बार इस सरकार ने कुछ ऐसा किया है कि लोग नए टैक्स स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। बिल्कुल, मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ, अगर वो नया टैक्स स्लैब चूज करते हैं तो 7 लाख तक किसी की अर्निंग पर उन्हें 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री किया है। ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन। बिल्कुल, एक चीज तो ये। दूसरा, जल्दी से फिनिश करूं मैं टैक्स स्लैब के बारे में, कि 3 लाख तक जो पुराना टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख की अर्निंग के बीच में 5%, ऐसे ही 6 से 9 के बीच में, 6 से 9 लाख के बीच में 10%, 9 से 12 लाख के बीच में 15%, 12 से 15 लाख के बीच में 30%, और उससे ऊपर तो खैर 30% मैक्सिमम स्ट्रक्चर है। तो जो पुराना टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें भी कुछ ना कुछ फायदा होगा ही, लेकिन नए टैक्स स्ट्रक्चर को भी लोग अगर चूज करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए, तो उन्हें भी फायदा होने वाला है। कुछ कुछ दिया है। तो ये मुझे लगता है कि इस बार के बजट का जो अट्रैक्टिव फैक्टर वो ये रहा है। जी, बहुत बड़ा। दूसरा पॉइंट आपने पूछा था, इन्फ्लेशन, महंगाई। यस, हम सब लोग इफेक्टेड हैं उससे। और कल जब मैं बजट पे बात कर रहा था वर्षा, वेरी इंटरेस्टिंगली, सिंस आप भी फीमेल हैं और बहुत सारी महिलाओं से कल बात हुई, खासकर जो गृहिणियां हैं जो घर चलाती हैं, सबकी ये बात थी कि सबके किचन का बजट बिगड़ा हुआ है, सबको चीजें महंगी मिल रही हैं। इन्फ्लेशन जिसे अंग्रेजी में टेक्निकली बोलते हैं। इसके लिए क्या, तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि हम बाहर से जो इम्पोर्ट आ रही है चीजें उन पर ड्यूटी बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे वहां जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, हम जिनका उत्पादन कर रहे हैं, हम जो चीजें बना रहे हैं, उनको सस्ता किया जाए। मतलब मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, तो वो लोगों की जेब पर भी सस्ते पड़ेंगे, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को भी फायदा होगा, जो हमारे बिजनेसमैन है, हमारे जो देसी लोग हैं वो चीज बना रहे हैं, जब हम खरीदेंगे तो वो प्रमोट, उनको फायदा होगा और वो चीज हमको भी सस्ती पड़ेगी। और गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया का जो पूरा विजन है वो जमीन पर इम्प्लीमेंट होकर आत्मनिर्भर, सशक्त, समृद्ध। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही शब्द आपने प्रयोग किया। आत्मनिर्भर भारत का जो मोदी जी का सपना है वो उतरेगा जमीन पर। लेकिन ये देखना होगा वर्षा, मतलब इट्स समथिंग प्रैक्टिकल। इसको जमीन पर उतारने में गवर्नमेंट कितनी कामयाब हो पाती है चुनाव से पहले, ये एक देखने वाली बात होगी। आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। हमें इंतजार करना होगा, लेकिन कोशिश है कि कुछ ना कुछ महंगाई से राहत दी जाए। कोशिश तो है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। मुझे लगता है आप इस पर जरूर बात करना चाहेंगे। हाँ, बेरोजगारी सर इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि कहते हैं ना कि भारत युवाओं का देश है। और लेकिन ये भी सच बात है कि युवा बेरोजगारी से परेशान है। तो इसके लिए इस बार बजट में क्या राहत है? देखिए, एक तो ये है कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए जो क्रेडिट है वो गवर्नमेंट, मतलब जो पैसा लोगों को दिया जाता है कि कुछ नया शुरू कर पाए, कुछ नया ला पाए, वो इजीली
जो हमारे युवा हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन तक पहुंचे, उनको पैसा मिले फटाफट बैंक से, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्रेडिट जो है वो उसको फ्लो को इजी बनाने के प्रावधान किए। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप और हम या जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में आए, वो अपनी चीज बनाएं, अपनी चीजों को वो मार्केट करें और अपने ऊपर अपने पैरों पे न सिर्फ खड़े हों बल्कि वो रोजगार दें भी। वो चाहते हैं कि वो छोटा सा ही कुछ करें, स्टेबल करें और लोगों को अपने साथ जोड़ें, उनको रोजगार दें। क्योंकि इस गवर्नमेंट का बहुत साफ मानना है वर्षा कि सरकार इतने बड़े पैमाने पर रोजगार नहीं दे सकती, उसकी एक हद है, उसकी एक लिमिट है, उससे ज्यादा आगे जाकर सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। वो काम कौन करेगा, वो रोजगार कौन देगा? वो यंग एंटरप्रेन्योर्स दे सकते हैं, वो अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट से मदद पाकर, गवर्नमेंट का सपोर्ट हासिल करके अपने पैर पर मजबूती से खड़े हो सकते हैं, उनका बिजनेस खड़ा हो सकता है। और जब ये होगा तो ऑटोमेटिकली ये ट्रांसलेट होगा एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि वो नए लोगों को फिर इनवाइट करेंगे अपने साथ जुड़ने के लिए, उनको रोजगार देंगे। और जो बर्डन है बड़ी आबादी पर बेरोजगारी का, आपने देखा होगा कि बीच में एक आंकड़ा आया था 2019 के आसपास की सबसे ज्यादा 45 सालों की बेरोजगारी थी। ये चुनौती गवर्नमेंट को पता है और ये इलेक्शन में इशू भी रहने वाला है वर्षा। आई एम टेलिंग यू, जब 2024 के इलेक्शन होंगे तो अपोजिशन का एक बहुत बड़ा प्लान होगा। मुझे पता है कि आप अपोजिशन के स्टेटमेंट पर भी बात करेंगे, बिल्कुल इसी के बाद जी। तो उसको कैसे काउंटर किया जाएगा? वो ऐसे ही होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप भारत में बढ़े, लोग अपने बिजनेस लेके आए, छोटे ही सही। एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए इस गवर्नमेंट ने इस बजट में बहुत सारे क्रेडिट लिमिट को भी यहाँ पे एनलार्ज किया है, उसको लंबा किया, बड़ा किया है। उससे जब कर्ज मिलेगा छोटे मझोले उद्योगों को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एमएसएमई, है ना, मीडियम एंड माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, तो उससे क्या होगा? उससे भी रोजगार पैदा होगा। आपको जान के हैरानी होगी वर्षा, और मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं कि सबसे बड़ा रोजगार देने वाला जो सेक्टर था भारत में वो एमएसएमई है, लेकिन कोविड में बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हुआ, बहुत उस पर बुरा प्रभाव पड़ा। कई सारे एमएसएमईज बंद हो गए, कई सारे लोग बेरोजगार हो गए, उन्हें अपने गांव में जाकर अपना कुछ करना पड़ा, उन्हें मनरेगा का सहारा लेना पड़ा। तो अच्छा, इस बजट में गवर्नमेंट ने भी बताया कि मनरेगा से हमने कौन कौन से काम रिकॉर्ड टाइम में पूरे किए, लाखों प्रोजेक्ट्स। तो ये तो तय है कि मनरेगा कंटिन्यू रहने वाला है और पूरे जोर शोर से कंटिन्यू रहने वाला है। और इस मामले में अपोजिशन भी गवर्नमेंट पर अटैक करेगा कि ये तो हमारी पॉलिसी थी। बिल्कुल। नेक्स्ट और आते हैं अपोजिशन पार्टी पर। राहुल गांधी का ट्वीट आ गया कि महंगाई से निपटने के लिए, बेरोजगारी के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई विजन है। जी जी, इसे मित्र बजट उन्होंने बताया है। हाँ। इस पर आपकी राय? देखिए, वो आपको पता होगा कि राहुल गांधी कहते हैं कि अपने कुछ मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी काम करते हैं। देखिए, वो अपोजिशन लीडर है, उनके अटैक की लाइन है। और अभी आपने देखा होगा कि जैसे एक व्यापारी हैं भारत के मशहूर, गौतम अडानी, उनके एक रिपोर्ट के बाद से जैसे शेयर प्राइसेस गिरे हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि अपोजिशन और मुखर होकर हमला करेगा सरकार के ऊपर, और वो हुआ भी है। तो जो मित्र बजट कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अपने कुछ उद्योगपति दोस्तों को, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स को प्रमोट करने के लिए है। लेकिन देखिए, ये भी एक सच है कि अगर इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी वर्षा, शायद अगर राहुल गांधी भी सत्ता में रहे तो वो भी इंडस्ट्रीज को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अगर वो ग्रो नहीं करेंगे तो रोजगार कैसे मिलेगा? बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक संतुलन की जरूरत तो है कि बड़े उद्योगपतियों में और जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको भी पूरा समर्थन मिले। और गवर्नमेंट ये बैलेंस बनाने की कोशिश इस बजट में करती दिखाई दी, मुझे ऐसा लगा। वहीं सर एक और चीज इस पर भी बात करते हैं कि जो 7 प्रायोरिटीज सबसे पहले लिखा हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को लेकर, जो 7 ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को लेकर मुझे लगता है कि इस बार बजट में कुछ खास आया है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10 लाख करोड़ रुपयों का प्रावधान है। ये बहुत बड़ी रकम होती है वर्षा। भारत जैसे विकासशील देश के लिए 10 लाख करोड़ रुपए उठा के सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रख देना, इट वाज अ बिग मूव बाय मोदी गवर्नमेंट, आई बिलीव एंड आई फाउंड। और मैंने जितने भी विशेषज्ञों से कल बात की, उन सबका भी यही कहना था कि गवर्नमेंट का फोकस है राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, रोड्स बिल्ड की जाए, रेलवे ट्रैक्स को दुरुस्त किया जाए। जो स्ट्रक्चर अभी हमारे पास है, खासकर स्पेशली रोड्स का, वाटर सप्लाई का, इसको अगर हम और मजबूत करते हैं और बड़ा करते हैं और बेहतर करते हैं तो यही ग्रोथ के इंजन साबित होंगे। इसी से तो बिजनेस बढ़ता है। अगर रोड कनेक्टिविटी है किसी दूर दराज के इलाके की, तो वहां पर बिजनेस जाएगा, और जब वहां पर बिजनेस जाएगा तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी वर्षा। सरल करके मैं बताने की कोशिश कर रहा था। इसलिए 10 लाख करोड़ रुपए का
जितनी मेरी जानकारी है प्रावधान है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और ये बताता है कि चुनाव के वर्ष में भी जो मोदी सरकार का जो फोकस है वो डिफोकस नहीं हुए हैं, वो अभी भी उतना ही फोकस्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। और ये बड़ा लंबा विजन होता है, बड़ा लंबा प्लान होता है। आज आप प्लान करते हैं, लेकिन जब जमीन पर जब सड़क बनती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये जब काम पूरे होते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब 9 साल पूरे हो गए हैं मोदी सरकार के, तो उनके कुछ किए काम दिखने भी लगे हैं, और वो क्लेम भी करते हैं। आपने देखा होगा कि एक्सप्रेसवेज हमने इतने बना दिए, और हाईवेज का, मेडिकल सेक्टर में रिसर्च पर इन्होंने अच्छा खासा अपना एलोकेशन बढ़ाया है। जितनी मेरी जानकारी है 1.4 पिछले बजट में था, इस बार 2.1 या 3 है, मुझे एग्जैक्ट फिगर भूल रहा है, बट दे हैव इंक्रीज्ड एलोकेशन इन मेडिकल रिसर्च। और गवर्नमेंट की कोशिश है कि मेडिकल की सुविधाएं भी भारत में बेहतर हो, और मेडिकल के अनुसंधान जो रिसर्च है दवाओं पर और इक्विपमेंट्स पर, वो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हमें बाहर से लेने की ज़रूरत ना पड़े। और इससे मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। जब आपके पास अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं तो बाहर के देशों से भी जिन लोगों को इलाज के लिए कहीं जाना होता है तो वो भारत का चुनाव करते हैं। तो भारत में डॉक्टर्स को, भारत में जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, भारत की जो मेडिकल रिसर्च है उसको सपोर्ट मिलता है, वो ग्रो करती है। और जब वो ग्रो करेगी तो नेचुरली उसका ट्रांसलेशन आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी दिखेगा। हमारे लोगों को तो अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी ही, लेकिन इससे रोजगार भी बढ़ेगा। इससे हम आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है उसको और मुझे लगता है कि सफलतापूर्वक उसकी दिशा में आगे बढ़ेंगे पूरा करने के। अब सर, ये तो आपने बहुत ही अच्छे फैक्टर्स बता दिए जो बजट को लेकर है, और इसे सुनने के बाद मुझे लगता है कि लोग अगर इसे डिटेलिंग में जाके पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि इस बार अच्छी खासी राहत सरकार द्वारा दी गई है। जी जी। तो वहीं अब बात आती है सर चुनावों को लेकर। हाँ। 2023 में असेंबली इलेक्शन है, 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, तो चुनावों को लेकर भी मुझे लगता है कि बार बार जो अपोजिशन पार्टी है वो इसे मल्लिकार्जुन खड़गे का उनका भी ये बयान आया था, उन्होंने ट्वीट किया था कि ये बजट चुनावी भाषण जैसा लग रहा है, जहाँ पर मोदी सरकार ने प्रॉमिस किया था हर वर्ग को उन्होंने इस बजट में देखा है, उनकी सुनी है, लेकिन वही उनका कहना है कि गरीबों के लिए तो इस बजट में कुछ है नहीं। देखिए अपोजिशन का काम है अटैक करना। चुनाव के वर्ष में सरकार कुछ तो ऐसा करेगी कि उसकी पॉलिटिक्स भी फ्लरिश करे, और अगर वो नहीं करते तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये भी कह सकते थे कि आपने तो कुछ किया ही नहीं। विपक्ष का काम है अटैक करना, लेकिन हाँ ये बात सही है कि चुनावी वर्ष होने के लिहाज से कुछ हाथ खोले हैं सरकार ने, कुछ पैसे ज्यादा दिए हैं पब्लिक को, कुछ कोशिश है कि आप तक पैसा सीधा पहुंचे। आपको याद होगा कि जो फ्री राशन स्कीम थी उसको भी बढ़ा दिया 1 साल। नेचुरली उसको दिमाग में रखा गया है चुनाव की वजह से। ये जो 8 साल के बाद इनकम टैक्स स्लैब में चेंज किया गया है चुनाव की वजह से। बेशक चुनाव इसमें फैक्टर है, हम सब जानते थे कि चुनाव फैक्टर होगा, क्योंकि उसके पहले का आखिरी फुल बजट है। और इकोनॉमिक्स को लेके अपोजिशन, जैसा कि आप एग्जांपल दे भी रही हैं, न सिर्फ खड़गे साहब, न सिर्फ राहुल गांधी, बल्कि और जितने भी यूपी में आप देखिए जो बड़े पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर्स हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो, सब अटैकिंग कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं किया, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्टों को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन इस बार कुछ ना कुछ तो हाथ खोला है ताकि पब्लिक के पास पैसा जाए, मुझे लगता है। तो लेट्स सी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वोट पड़ने तक ये जो स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आई है, इससे जनता की जेब में इतना पैसा पहुंच जाता है या उसको इतनी राहत मिल जाती है कि वो पॉजिटिव सोचती रहे इस बजट के बारे में। ये तो टाइम बताएगा, बट मेरा ऐसा अनुमान है कि पूरी कोशिश थी, पुरजोर कोशिश थी कि इस बजट में थोड़ा रिलैक्सेशन लोगों को दिया जाए और कॉमन मैन तक, आम आदमी तक सरकार की योजनाओं से लाभ भी पहुंचे और उसका पैसा भी पहले के मुकाबले में ज्यादा बचे। बिल्कुल, ये कोशिश थी। इतना तो मुझे समझ में आया। लास्टली सर मैं जानना चाहूंगी कि इस बजट को देखने के बाद आपके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो बताना चाहें आप। देखिए, मुझे लगता है कि जो युवा अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, अपना उद्योग या कुछ भी छोटा सा काम शुरू करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम, ऐसा मुझे लगा। गवर्नमेंट चाहती है कि वो आगे आए, गवर्नमेंट चाहती है कि उनको सपोर्ट किया जाए, गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी जेब में कुछ पैसे डालकर उनको उनका काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, ताकि वो ही छोटे छोटे एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स बन जाएं और इससे कि बेरोजगारी की समस्या से कुछ निदान इसका हो सके, कुछ राहत मिल सके। तो मैं युवा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, मैं तो उनको कहूँगा कि नाउ दिस इज द राइट टाइम, मूव ऑन, स्टार्टअप। मुझे ऐसा लगा। बाकी मेक इन इंडिया को तो सपोर्ट हम सब लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल, अपने घर पे, अपने देश में बनी चीज़ों को तो खरीदना ही चाहिए। सरकार भी वो संदेश दे रही है
और ऐसा करके हम अपने व्यापारियों को फायदा पहुंचा सकते हैं और शायद इन्फ्लेशन को काबू करने में शायद हम व्यवस्था की कुछ मदद कर सकते हैं वर्षा। तो चलिए सर, मुझे लगता है कि मेरे सारे सवाल बिल्कुल लोगों के सवाल थे वो हमने पूरे ही कर दिए हैं। बिल्कुल। अगर आपके भी बजट को लेकर कोई सवाल है तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताइएगा। और सर मैं भी उत्तर देने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि अगर एक्सपर्टीज की उसमें जरूरत है तो उनकी मदद से भी आपको आपके जवाब पहुंचाए जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।